नमस्कार, मैं अनुकुल द्विवेदी डायलॉग 36 पर फिर आज की शाम आपके साथ। साथियों, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। कारण ये कि आज जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा झंडा लहराते हुए चले, सभी भारतवासियों का दिल खुशी से झूम उठा होगा, हर्ष की लहर बह उठी होगी, ये तो निश्चित है। आज हमने विश्व को यह भी बता दिया कि भारत बड़े से बड़े गगनचुंबी प्रतिमानों को अपने बलबूते स्थापित कर पाने में सक्षम हो चुका है, जो हमारे विकसित भारत की तरफ एक अटल कदम को दिखाती है। साथियों, लेकिन विचार का विषय यह भी है, थोड़ा खेद का भी विषय है कि जितना वायरल आज मोदी जी का वीडियो हो रहा है, रेलवे ब्रिज पर तिरंगा झंडा लेकर चलने वाला, आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वैसा ही वायरल वीडियो देखा, जिसमें एक चलती हुई ट्रेन पर कुछ यात्री दरवाजे और खिड़कियों से लटके हुए थे। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी। इन यात्रियों के दिल पर वो भय, मृत्यु का भय स्पष्ट देखा जा सकता था, जिस कारण ये चिल्ला रहे थे कि किसी भी तरीके से इन्हें दरवाजे से बोगी के अंदर चढ़ने दिया जाए। लेकिन अंदर की स्थिति शायद भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इनका चढ़ पाना भी मुनासिब, संभव नहीं हो पा रहा था। अब यहां किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को अपने मोबाइल से शूट कर लिया और एक कॉमिक वीडियो के रूप में, हास्यास्पद वीडियो के रूप में इसे पोस्ट कर दिया। एक पोस्ट पर मैंने देखा लगभग 1.4 मिलियन व्यूज उठे। काफी लोग इसे देखकर आनंदित हो रहे थे। कुछ लोग इन यात्रियों को मूर्ख कह रहे थे, कुछ लोग अंधे में काना राजा कह रहे थे। लेकिन इन यात्रियों के यात्रा की मजबूरी शायद हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये गरीब हैं। यात्रा की मजबूरी ऐसी होती है गरीबी में कई बार कि व्यक्ति अपनी जान अपनी हथेली पर रखने के लिए विवश हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो कहीं भी हास्यास्पद नहीं था, बल्कि ये भारतीय रेलवे की वर्तमान दशा को उजागर करता हुआ एक शर्मनाक वीडियो था। जी हां साथियों, जहां आज हम तमाम गगनचुंबी लक्ष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं आम जनता के हित से संबंधित, जहां आज हम गर्त में हैं। यानी उन क्षेत्रों में हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है। खास तौर पर आम जनता के हित से जुड़ा भारतीय रेलवे, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय रेलवे के अपडेशन के, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन आज तक संतोषजनक परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो सके। आप देखें, भारतीय रेलवे, भारतीय ट्रेनें आज भी विश्व में सबसे ज्यादा विलंब से चलने वाली ट्रेनें हैं, मैं ऐसा समझता हूं। अगर औसत निकाला जाए तो हमारे देश में लगभग 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, जिस पर लगभग 13,198 ट्रेनें चल रही हैं, जो अपनी क्षमता में अधिकतम हैं। यानी अब इससे ज्यादा ट्रेनें इन पटरियों पर नहीं चलाई जा सकती। आज भारत को जरूरत है रेलवे लाइंस के दोहरीकरण की। आज भारत को जरूरत है और ज्यादा ट्रेन चलाई जाने की। आज भारत को जरूरत है हमारी जो मध्यम रफ्तार ट्रेनें हैं उनकी गति बढ़ाने की, जो केवल और केवल रेलवे लाइंस के दोहरीकरण और नई रेलवे लाइंस के निर्माण से ही संभव हो सकता है। भारतीय रेलवे की जो दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। वेटिंग लाइंस पे वेटिंग लाइंस आप देख रहे हैं। अगर आप
एसी बोगी की बात छोड़ दें, सेकेंड थर्ड की भी बात छोड़ दें, स्लीपर क्लास और खास तौर पे मैं कहता हूं जनरल बोगी की अगर हम बात करें तो जनरल बोगी में जिस प्रकार से व्यक्ति की यात्रा की मजबूरी दिखाई देती है, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की आम जनता आज विकासशील भारत जो विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है, इस देश की जनता कितनी मजबूर है, कितनी मजबूरी में यात्रा करने को विवश है, कितनी गर्मी में यात्रा करने को विवश है। लोगों के पास पर्याप्त सीट्स नहीं है। कई लोग आपको दिखेंगे 4 की जगह 8 बैठे हुए, जमीन पर सोए हुए, लेटे हुए, बाथरूम के दरवाजे के पास गंध युक्त स्थिति में बैठे हुए, दुर्गंध युक्त स्थिति में बैठे हुए, जहां हमारा आपका एक पल टिक पाना मुश्किल है। ऐसे में ये यात्री बैठकर लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, बाथरूम जाना मुश्किल है। जनरल बोगी का आलम यह है साथियों कि जो लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत की जो आम जनता है, अधिकतम जनता है, जो गरीब है, वो लंबी यात्राएं करती है, जिसमें आप कुछ समय भी नहीं व्यतीत कर सकते। पैसेंजर्स का जो बर्डन है, यात्रियों का जो भीड़ है जनरल बोगी में, वो इतना ज्यादा है और उसके अनुपात में सीट और टॉयलेट्स की संख्या इतनी कम है कि आप समझ सकते हैं यात्रा के दौरान उन्हें किस स्थिति की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। अब आप कहेंगे तो लोग बैठते ही क्यों हैं, कम लोगों को बैठना चाहिए। भाई साहब, एक व्यक्ति के यात्रा की क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं, हम आप सामान्य जिंदगी जीने वाले लोग इसे नहीं समझ सकते। गरीबी की किसी स्थिति को हम नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जो उस स्थिति में यात्रा करने को कभी मजबूर हुआ है। खैर चलिए, स्थिति तो बहुत बदहाल है भारतीय रेलवे की। वहीं अगर आप देखें तो जले पे नमक तब छिड़क दिया जाता है जब हमारे देश में बुलेट ट्रेन की परियोजना आती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये ठीक वही बात है कि आपके यहां खाने को स्टील की दुरुस्त थालियां नहीं हैं, लेकिन आप 100 पीस के लिए एक चांदी की थाली खरीद रहे हो। बस वही स्थिति है। आज आप सोचो ना, अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाया जाना है, 2026 में शायद ये परियोजना पूर्ण भी हो जाएगी और बुलेट ट्रेन चलने भी लगेगी। ऐसा अनुमान है अभी तक का कि इसमें लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे ज्यादा और बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। 1,10,000 करोड़ रुपए में हम लगभग 11,000 किलोमीटर रेलवे लाइन और ज्यादा बना सकते थे, क्योंकि 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने में लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च मैदानी क्षेत्रों में आता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हम 11,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन और बिछा सकते थे। अब अगर आप देखें कि 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन जो हमारे देश में वर्तमान में संचालित हो रही है, जिस पर 13,198 ट्रेनें लगभग औसत प्रतिदिन दौड़ रही हैं, तो इस हिसाब से अगर 11,000 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे लाइन बिछाई जाती तो उस पर लगभग 2300 के आसपास ट्रेनें और दौड़ सकती थी। तो समझ लीजिए, अगर 2300 के आसपास नई ट्रेनें चलती तो हमारे देश में यात्रियों का दबाव भारतीय रेलवे पर कितना कम होता और बढ़ जाता। स्थिति पहले से कई गुना दुरुस्त होती, क्योंकि 11,000 किलोमीटर रेलवे लाइन आज की वर्तमान स्थापित रेलवे लाइन की लगभग 16% है। ये कम आंकड़ा नहीं है, कि वो पर्याप्त आंकड़ा है जिसके आधार पे हम अपने देश में भारतीय रेलवे पर यात्रियों के दबाव को काफी हद तक कम कर सकते थे। हमारी ट्रेनें शायद समय से चलने लग जाती।
जहां बुलेट ट्रेन में यह अनुपात है कि बुलेट ट्रेन परियोजना पूर्ण होने के पश्चात लगभग 40,000 लोगों को रोजगार देगी, वहीं आपको बता दें कि ये 68,000 किलोमीटर वाली भारतीय रेलवे जहां प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार देती है, जो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था बन चुकी है सूती वस्त्र उद्योग के बाद। तो अगर 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रतिवर्ष 15 लाख के आसपास लोगों को रोजगार देती है, तो 11,000 किलोमीटर रेलवे लाइन अगर और बढ़ती तो लगभग 2 से सवा 2 लाख लोगों को प्रतिवर्ष और रोजगार मिलता। तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से हमारे लिए, एक विकासशील देश के लिए रेलवे लाइन, भारतीय रेलवे की रेलवे लाइन को दुरुस्त करना, इनके आंकड़े को बढ़ाना, इनकी लंबाई को बढ़ाना हमारे लिए ज्यादा सार्थक होता बनिस्बत बुलेट ट्रेन चलाने के। बुलेट ट्रेन का किराया तो इतना ज्यादा होगा, नियर टू एरोप्लेन एयरफेयर, कि आम लोग इस पर यात्रा करने की कल्पना सोच भी नहीं सकते, कल्पना कर भी नहीं सकते। बुलेट भारत के लिए वैसा होगा, आम आदमियों के लिए ऐसा होगा कि शायद उस पर चढ़ना जीवन का एक सपना हो, जिसके लिए हो सकता है वो अपनी 6 महीने 7 महीने की कमाई से कुछ पैसा बचाकर एक बार बुलेट ट्रेन पर चढ़ने का मजा ले ले। ये कहां तक सही है भारत जैसे देश में, विकासशील देश में, और विकासशील भी नहीं, अधिकांश जनता हमारे देश की आज भी गरीब है, ये वास्तविकता है। तो इतना बड़ा अमाउंट किसी योजना पे लगा देना जिसका लाभ केवल और केवल पैसे वाले लोग ही ले पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ, उनके हितों के साथ एक घोर पक्षपात है। ये शायद कहीं ना कहीं हमारे देश में योजनाओं के निर्माण में एक पक्षपात भरा रवैया है, एक भेदभाव भरा रवैया है, भेदभावपूर्ण रवैया है। तो कोई बात नहीं, आज हमारा देश विकासशील है, बहुत जल्द हम एक विकसित देश बनने की तैयारी कर रहे हैं। निसंदेह 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में इन बात को शामिल करता हूं, इस बात को, और लोगों से आग्रह भी करता हूं कि देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। लेकिन वो विकसित देश जिस पर विकसित देश का ठप्पा तो लगा है, लेकिन जनता गरीब की गरीब है, क्योंकि उसके लिए आधारभूत व्यवस्थाओं का निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हो पाया, पर्याप्त नहीं हो पाया। हमारे पास बस यही काम बच गया कि रेलवे की जनरल बोगी में हम ठुसम ठुस स्थिति में यात्रा करें, चिलचिलाती गर्मी में बिलखते हुए, और मोबाइल पर देश के विकास की झलक देखकर, देश में बड़ी बड़ी उपलब्धियों की झलक देखकर, आईपीएल के न्यूज देखकर, राफेल का बॉडी भारत में बनेगा न्यूज देखकर हर्षित हूं। कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंची, इतने राष्ट्रवादी बन जाए हम। ये उचित नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि योजनाओं के निर्माण में संतुलन नहीं है, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी वो संतुलन नहीं है कि जहां आम जनता और समृद्ध जनता के मध्य योजनाओं के लाभ का समान बंटवारा हो। कतई नहीं है। केवल पेट भर देना अनाज देकर
और विकास के अवसर ना प्रदान करना, यात्रा के लिए सम्मानजनक स्थिति ना प्रदान कर पाना, ये सरकार की विफलता के लक्षण हैं। हमें इसे समझना होगा और एक ऐसे विकसित भारत की परिकल्पना करनी होगी कि जहां का हर नागरिक विकसित हो, हर नागरिक अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, हर नागरिक के पास कम से कम इतना पैसा हो कि वो एक सम्मानजनक जीवन उस पैसे से जी सके। तब तो हमारा देश एक विकसित और सम्मानित राष्ट्र कहलाएगा। नहीं तो सिर्फ विकसित राष्ट्र कहलाना संतोषजनक तो हो सकता है, लेकिन सुखद नहीं हो सकता। तो सुखद भारत का निर्माण हो, विकसित भारत का निर्माण हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और निसंदेह हमारे देश में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित होते रहें, गगनचुंबी प्रतिमान स्थापित होते रहें। 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की परिकल्पना करने वाला भारत 2037 में ही एक विकसित राष्ट्र बन जाए, ऐसी हमारी विकास की द्रुतगामी गति हो। इसी कल्पना के साथ आज की वीडियो में मैं अनुकूल द्विवेदी फिलहाल यहीं तक।